हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो दोस्तों, आज मैं बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो लेकर आई हूँ। तो ये एजुकेशन सब्जेक्ट के फर्स्ट पेपर की फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट का सिलेबस अभी मैंने नहीं अपलोड किया है। कोशिश करूँगी कि 1-2 दिन में अपलोड कर दूँ तो आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो दोस्तों, शिक्षा शास्त्र विषय के साथ नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप जो पाठ्यक्रम परिवर्तित किए गए, उनके अनुसार हम शिक्षा शास्त्र विषय से संबंधित बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में पढ़ेंगे। यानी बीए का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इस वीडियो में एक चैप्टर के से डिटेल से पढ़ेंगे। तो बेसिकली आज हम लोग इस वीडियो में पहला टॉपिक जो कि है प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो शिक्षा शास्त्र विषय में जो आपका पहला टॉपिक है वो यही है, यानी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा फर्स्ट पेपर का पहला टॉपिक है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए, जिससे आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी जल्दी से मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ दिया गया है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, तो इसके अंतर्गत प्राचीन शब्द जो आया है वो किससे संबंधित है? तो ये प्राचीन शब्द जो है ये हमारे प्राचीन काल से संबंधित है। यानी प्राचीन शब्द का अर्थ क्या है? वो चीज़ जो हमारे प्राचीन काल में बीते वर्ष हो चुकी है उससे संबंधित है। तो प्राचीन काल को जानने के लिए उसके कालों को समझना होगा। तो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में जो प्राचीन शब्द है, तो यानी प्राचीन काल को 2 कालों में विभक्त किया गया है। पहला वैदिक काल और दूसरा बौद्ध काल। यानी प्राचीन काल को मुख्यतः 2 कालों में हम लोग जानते हैं। सबसे पहला जो काल है वो है वैदिक काल और जो दूसरा काल है वो है बौद्ध काल। अब जो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा हम पढ़ेंगे उसमें प्राचीन काल के अंतर्गत जो वैदिक काल, यानी ये जो वैदिक काल और जो ये बौद्ध काल है वो हमारे प्राचीन भारतीय दर्शन में समाहित है। यानी ये वैदिक काल और ये बौद्ध काल दोनों भारतीय प्राचीन दर्शन से रिलेटेड है, कोरिलेटेड है या फिर उनमें समाहित है। तो हम इसके अंतर्गत यानी प्राचीन भारतीय दर्शन के अंतर्गत हम वैदिक काल और बौद्ध काल के बारे में डिटेल से जानेंगे। यानी कि सबसे प्राचीन जो काल है वो है वैदिक काल। यानी वैदिक काल ही सबसे प्राचीनतम और पुराना काल है जो वेदों पे आधारित है। वैदिक काल के अंतर्गत शिक्षा का विकास कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो वैदिक काल था, इस समय जो शिक्षा की व्यवस्था थी, जो शिक्षा के रूप निर्धारित थे वो कैसे थे, सबसे पहले जान लेते हैं। तो जो वैदिक काल में शिक्षा प्रदान की जाती थी, यानी जो शिक्षा व्यवस्था निर्धारित थी उसके 2 रूप थे। यानी वैदिक काल में 2 रूपों में शिक्षा प्रदान की जाती थी। पहला प्रारंभिक शिक्षा और दूसरा उच्च शिक्षा। यानी वैदिक काल की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो 2 रूप में थी, प्रारंभिक शिक्षा और दूसरा उच्च शिक्षा। तो वैदिक काल में जो प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी, कहाँ दी जाती थी, सबसे पहले जाने तो वैदिक काल में प्रारंभिक शिक्षा परिवार में दी जाती थी। यानी तो प्राचीन काल में यानी वैदिक काल में जो बालकों की जो प्रारंभिक शिक्षा होती थी वो उनके घर परिवार में ही होती थी और उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा ही होती थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा पहला विद्यालय हमारा घर ही होता है और हमारे पहले अध्यापक हमारे माता पिता होते हैं। तो उस काल में भी प्रारंभिक शिक्षा परिवार में दी जाती थी और परिवार के सदस्यों के द्वारा ही दी जाती थी, जहां हमारे परिवार के सदस्य विभिन्न प्रकार की कहानियां और विभिन्न प्रकार की बातें बताकर हमें शिक्षा प्रदान करते थे। तो प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए उस समय एक संस्कार भी किया जाता था। तो इस संस्कार को हम विद्या संस्कार यानी विद्या आरंभ संस्कार के नाम से जानते हैं। तो ये जो संस्कार है यानी ये जो संस्कार होता था इसकी अवधि 5 वर्ष की होती थी। यानी कि जिस आयु में यह संस्कार होता था वो 5 वर्ष की आयु में कराया जाता था। यानी बालक को 5 वर्ष की आयु में ये संस्कार कराकर उसकी शिक्षा आरंभ कर दी जाती थी। तो जो छोटे बच्चे होते थे यानी 5 वर्ष की आयु के जो बालक होते थे उन्हें साफ सुथरा कपड़ा पहनाकर नहलाकर धुलाकर परिवार के जो भी बुजुर्ग और वरिष्ठ या फिर कोई पुरोहित सदस्य होते थे उनके सम्मुख बालक को बैठा दिया जाता था और फिर उनके आगे चावल फैला दिया जाता था। यानी चावल के दानों को
बिछाकर बालक की जो अनामिका उंगली होती थी, जो बालक की अनामिका उंगली होती थी, उससे उस चावल पर वर्णमाला का कोई भी अक्षर को लिखवाया जाता था। यानी उस पुरोहित सदस्य या फिर वरिष्ठ सदस्य के द्वारा चावल पर वर्णमाला का कोई भी एक अक्षर लिखवाया जाता था और फिर वो पुरोहित सदस्य या फिर वरिष्ठ या फिर घर का कोई भी बड़ा सदस्य उनके माध्यम से बालक को आशीर्वाद दिलाकर बालक की विद्या आरंभ कर दी जाती थी। तो बेसिकली इस तरह से वैदिक काल में प्रारंभिक शिक्षा आरंभ होती थी और इस प्रक्रिया को ही विद्या आरंभ संस्कार भी कहा जाता था। अब बात करते हैं वैदिक काल में जो दूसरा शिक्षा व्यवस्था थी, यानी जिसे हम उच्च शिक्षा कहते हैं। उच्च शिक्षा बालकों को आगे की पढ़ाई यानी जो हायर एजुकेशन होता है उससे कहते हैं। तो उस समय जो उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी वह मुख्यतः गुरुकुल और आश्रम में, यानी उच्च शिक्षा गुरुकुल या आश्रम में ही प्रदान की जाती थी। तो गुरुकुल में बालक को शिक्षा प्रदान करने के लिए जो प्रवेश विधि बताई जाती थी वो प्रवेश विधि भी एक संस्कार के रूप में बताई जाती थी। यानी वहाँ जो एडमिशन लेने के प्रोसेस होता था, प्रवेश विधि या फिर प्रक्रिया होती थी, तब उस प्रवेश विधि को पूरा करने के लिए भी एक संस्कार कराया जाता है जिसे उपनयन संस्कार कहा जाता है। यानी इस संस्कार के माध्यम से जो बालक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं, उत्सुक हैं या इंटरेस्टेड हैं, उन्हें प्रवेश दिया जाता था। तो जो हमारा प्राचीनतम काल था वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। यानी वहाँ पर उस टाइम पे वर्ण व्यवस्था चली आती थी। तो इस वर्ण व्यवस्था के मुख्यतः 4 रूप थे। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। रूपों में केवल 3 को ही शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति थी, जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को शिक्षा प्रदान की जाती थी। अपितु इसके विपरीत शूद्र जाति वाले लोगों को शिक्षा से वंचित, मतलब उच्च शिक्षा से वे लोग वंचित रह गए थे। तो अब इसमें इनको भी शिक्षा प्राप्त करने की उम्र मतलब सीमा निर्धारित थी, जिसमें ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग और वैश्य वर्ग के अलग अलग उम्र के बालकों को शिक्षा यानी उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश करने की अनुमति थी, जिसमें ब्राह्मण वर्ग के बालकों को 8 वर्ष, क्षत्रिय वर्ग के बालकों को 10 वर्ष और वैश्य वर्ग के बालकों को 12 वर्ष की आयु में ही उच्च शिक्षा संस्थान में एडमिशन मिलता था। तो इस तरह से जो भी 8 वर्ष के ब्राह्मण वर्ग के बालक या फिर क्षत्रिय वर्ग के 10 वर्ग के बालक या फिर वैश्य वर्ग के 12 वर्ष के बालक जब अपनी आयु के हो जाते थे तो उनका उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार के माध्यम से उन्हें आश्रम या फिर गुरुकुल में प्रवेश दे दिया जाता था। यदि बात करें कि उपनयन संस्कार क्या होता है, यानी उपनयन संस्कार क्या होता है, तो इसमें भी क्या होता था कि जो 8 वर्ष के ब्राह्मण वर्ग के या फिर 10 वर्ष के क्षत्रिय वर्ग के या फिर 12 वर्ष के वैश्य वर्ग के जो स्टूडेंट्स या फिर बालक होते थे, तो जब ये अपनी पूरी आयु को हो जाते थे, यानी 10 वर्ष, 8 वर्ष और 12 वर्ष के जब हो जाते थे, तो इसमें क्या किया जाता था कि स्टूडेंट्स को भी स्नान कराकर, नए कपड़े पहनाकर, जो वहाँ के जो गुरु होते थे, मतलब उस गुरु जिस उच्च शिक्षा संस्थान में बालक एडमिशन लेना चाह रहा है, तो वहाँ के जो गुरु होते थे, वरिष्ठ गुरु जो होते थे, उनके समक्ष यज्ञ वेदी पर बैठा दिया जाता था स्टूडेंट्स को। और जो गुरु होते थे वो प्राचीन काल के जो भी देवी देवता होते थे, जैसे कि हम कह सकते हैं कि सूर्य देवता, इंद्र देवता या फिर अग्नि देवता, तो इनकी आराधना करके गुरु बालक को अपने छात्र के रूप में स्वीकार कर लेते थे और इसके बाद ही उनकी उच्च शिक्षा आरंभ हो जाती थी। तो इस तरह से इन 2 रूपों में प्राचीन वैदिक काल में शिक्षा प्रदान की जाती थी। और प्राचीन वैदिक दर्शन के माध्यम से बालक क्या करता था, तो शिक्षा प्राप्त करते हुए अपने लक्ष्य या फिर अपने अंतिम लक्ष्य यानी वैदिक काल से संबंधित बालक का जो लक्ष्य निर्धारित किया जाता था वो आत्म अनुभूति निर्धारित किया जाता था, यानी आत्म अनुभूति करना।
तो आत्म अनुभूति को ही हम मोक्ष के रूप में जान सकते हैं। अतः शिक्षा के माध्यम से बालक का सर्वांगीण यानी संपूर्ण विकास करना या फिर सर्वांगीण विकास करते हुए उसके अंतिम उद्देश्य जो कि आत्म अनुभूति है प्राप्त करने योग्य बनाएगा। यही प्राचीन समय में शिक्षा प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य होता था। यानी जो शिक्षा प्रदान करने का अंतिम उद्देश्य क्या है कि आत्म अनुभूति कराना। तो वो ज्ञान जो उसको आत्म अनुभूति करने के लिए विकसित करें, निर्भर करें, तो वहाँ की शिक्षा प्रदान करने का यही मुख्य उद्देश्य होता था कि बालक आत्म अनुभूति का ज्ञान करना सीख जाए। अभी तो हमने बात की वैदिक काल में कैसी शिक्षा प्रदान की जाती थी। अब हम बात करते हैं कि बौद्ध काल में कैसी शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो देखिए, वैदिक काल के अनुरूप बौद्ध काल में भी शिक्षा व्यवस्था थी। यानी जिस तरह वैदिक काल में दो शिक्षा की व्यवस्था थी, प्रारंभिक काल और एक उच्च काल, तो उसी तरह बौद्ध काल में भी दो शिक्षा की व्यवस्था हुआ करती थी, जिसमें आरंभ संस्कार और प्रवज्य संस्कार मुख्य थे। तो वैदिक काल के अनुरूप बौद्ध काल में भी यही शिक्षा व्यवस्था थी। बौद्ध काल में भी शिक्षा को मुख्यतः दो रूपों में प्रदान किया जाता था। इसमें भी वही प्रक्रिया थी जिस तरह से वैदिक काल में, या इसमें भी उच्च शिक्षा के लिए मठ या विहार में जाना होता था। उसमें गुरुकुल या आश्रम में शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसमें प्रवज्य संस्कार के द्वारा मठ या विहार में जाना होता था और इनके लिए भी एक संस्कार कराया जाता था जिसे प्रवज्य संस्कार या प्रवज्य संस्कार कहते हैं। तो इसमें बालक को स्नान कराकर नए वस्त्र धारण करके और जो बौद्ध शरणार्थी या फिर बौद्ध गुरु होते थे उनके समक्ष बैठाया जाता था और उनके माध्यम से प्रतिज्ञा या फिर उच्चारण कराया जाता था। जिसमें प्रवज्य संस्कार में ये होते थे बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। तो इन तीनों वाक्यों यानी बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि, इन तीनों वाक्यांशों या उच्चारण इन तीनों का कराया जाता था, जिसके माध्यम से प्रवेश मिलता था। तो इस तरह से प्राचीन काल में यानी वैदिक काल में और बौद्ध काल के माध्यम से शिक्षा प्रदान किया जाता था। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को अभी तक यहाँ समझ में आया होगा कि प्राचीन काल के दो काल थे, वैदिक काल, बौद्धिक काल, और वैदिक काल और बौद्ध काल में किस तरह की शिक्षा प्रदान की जाती थी, वहाँ एडमिशन के प्रोसेस क्या होते थे, प्रारंभिक शिक्षा और शिक्षा में किस तरह के संस्कार होते थे, किन किन आयु मतलब क्या क्या आयु निर्धारित थी। आशा करती हूँ आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हमें जानना है कि जो भारतीय प्राचीन ज्ञान परंपरा है उसके आधारभूत तत्व क्या हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जो भी भारतीय ज्ञान परंपरा है वह भारतीय दर्शन यानी भारतीय दर्शन से रिलेटेड है, भारतीय दर्शन में ही समाहित है। और भारतीय दर्शन जो है वो इसके मुख्यतः तीन रूप हैं। पहला तत्व मीमांसा, दूसरा ज्ञान मीमांसा और तीसरा मूल मीमांसा। इसकी एक और शाखा भी है जिसे तर्क मीमांसा कहा जाता है। यदि हम भारतीय दर्शन की बात करें तो दर्शन को दर्शने अने इति दर्शनम यानी जो देखा जाए वही दर्शन है। दर्शन का मतलब होता है कि जो हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। यदि भारतीय दर्शन के बारे में बात करें तो भारत भूमि से संबंधित तथ्यों के बारे में जानना ही भारतीय दर्शन है। तो भारतीय दर्शन की ये तीन मुख्य शाखाएं हैं। तर्क मीमांसा भी इनकी एक शाखाएं हैं। तत्व मीमांसा, तो तत्व मीमांसा दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला तत्व और दूसरा मीमांसा, यानी ये दोनों डिफरेंट दो वर्ड हैं जिन्हें एक साथ बोला जाता है। यदि हम तत्व की बात करें तो तत्व क्या है? तत्व का मतलब होता है एलिमेंट्स। तत्व से तात्पर्य है जब हम किसी वस्तु के बारे में जानना चाहेंगे कि उसकी उत्पत्ति कैसी हुई, उसका निर्माण कैसे हुआ, उस वस्तु का निर्माण किन किन तत्वों के मतलब माध्यम से हुआ, उन वस्तु का निर्माण किन किन तत्वों के मिश्रण से हुआ, उसे तत्व कहते हैं। यदि मीमांसा की बात करें तो मीमांसा का मतलब किसी भी तथ्य या किसी भी वस्तु के बारे में जो विश्लेषण करके संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना है। तो तत्व का मतलब क्या होता है कि किसी भी वस्तु कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे उसका जन्म हुआ, किन के मिश्रणों से मिलकर वो बना है। मीमांसा का मतलब क्या होता है?
कि जिस तथ्य के बारे में हम जान रहे हैं उसका जो हम जिस तरह से विश्लेषण कर रहे हैं, संपूर्ण जानकारी निकाल रहे हैं, उसे मीमांसा कहते हैं। तो बेसिकली तत्व मीमांसा क्या है कि किसी भी तथ्य के बारे में हम प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से व्यक्ति को आत्मानुभूति प्राप्ति के लिए प्राप्ति से संबंधित या ईश्वर या आत्मा या फिर परमात्मा से संबंधित जो भी ज्ञान देते हैं वो तत्व मीमांसा है। तो सबसे पहले हम ये बताते हैं कि आत्मा क्या है। ठीक है, आत्मा क्या है, आत्मा की उत्पत्ति कैसे हुई, आत्मा किसका अंश है। उसी तरह से ये जो मानव प्राणी यानी जो हम मानव प्राणी हैं, मानव प्राणी के अंतर्गत जो आत्मा रूपी जो शाश्वत तत्व निवास करता है, यानी जो हम श्वास ले रहे हैं, जिस तरह से हम जिंदा हैं, उस मानव प्राणी का निर्माण कैसे हुआ। यानी जो तत्व मीमांसा है वो कैसे शब्द की यानी तत्व मीमांसा के अंतर्गत हम कैसे शब्द की यानी ये चीज़ कैसे हुई इसकी जानकारी निकालते हैं, यानी कैसे शब्द की जानकारी निकाली जाती है। तो उसी प्रकार कहा जा रहा है कि आत्मा मतलब मानव प्राणी के अंतर्गत जो आत्मा रूपी जो शाश्वत तत्व निवास करता है उस मानव प्राणी का निर्माण कैसे हुआ है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मानव का निर्माण क्षितिज, पावन, जल, अग्नि, गगन इन 5 तत्वों यानी पंच तत्व से माना जाता है। ज़्यादातर प्रकृतिवादी ही मानव को यानी मानव निर्माण को पंच तत्व से निर्मित ही मानते हैं। जो प्रकृतिवादी होते हैं वो अलौकिक शक्ति में विश्वास नहीं करते। उनका मानना होता है कि मनुष्य का निर्माण इन पंच तत्वों में विलीन होने से ही हुआ है। इस प्रकार तत्व मीमांसा का तात्पर्य किसी भी वस्तु की उत्पत्ति में तथ्यों का मिश्रण कैसे हुआ कि मतलब कैसे हुआ, किन किन तत्वों के माध्यम से मिश्रण से एक वस्तु का निर्माण हुआ, तत्व मीमांसा कहलाता है। यानी तत्व मीमांसा कैसे हुआ का जवाब देता है, आंसर करता है। उसी प्रकार उनके बारे में जो जानकारी प्राप्त किया जाता है उसे ज्ञान मीमांसा कहते हैं। ठीक है, तत्व मीमांसा क्या है, कैसे क्वेश्चन का आंसर देता है। ज्ञान मीमांसा जो जानकारी प्राप्त हुई उसके बारे में जानकारी देता है, उसे ज्ञान मीमांसा कहते हैं। मूल मीमांसा का तात्पर्य उस वस्तु का हमारे जीवन में यानी जिस वस्तु के हम तत्वों की खोज कर रहे हैं, हमने जो ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उस वस्तु का हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, संसार में क्या उपयोगिता है आदि के बारे में मूल द्वारा जाना जाता है। यानी तत्व मीमांसा कैसे क्वेश्चन का आंसर देता है, ज्ञान मीमांसा क्यों शब्द का आंसर देता है, और मूल मीमांसा कितना यानी कितना वैल्यूबल है उसका आंसर देता है। यानी मूल्य के द्वारा हमें पता लगाया जाता है कि जिन तत्वों के बारे में हम जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं वो कितना वैल्यूबल है। यदि तर्क मीमांसा की बात करें तो तर्क मीमांसा बेसिकली जो भी तत्व के बारे में हम जानकारी जानकारी खोज रहे हैं, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, उनके वैल्यू के बारे में जानकारी है वो कितनी तर्क संगत है। तो बेसिकली तर्क मीमांसा तार्किक रूप से सोचने पर हमें प्रेरित करता है, तार्किक रूप से ही हमें परिणाम से अवगत कराता है। तो बेसिकली तर्क मीमांसा के द्वारा हम सोचते हैं, समझते हैं कि चीज़ वस्तु कहाँ से कैसे उत्पन्न हुई और उसका बेसिक मैटर क्या है, बेसिक प्रॉब्लम क्या है। आशा करती हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं भारतीय दर्शन के अनुरूप शिक्षा। तो भारतीय दर्शन के अनुरूप शिक्षा का तात्पर्य है सविद्या या विमुक्ति। ये परिभाषा आचार्य शंकराचार्य जी ने दी है विद्या के प्रोस्पेक्टिव से। तो आगे आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के मुख्य तत्व अथवा उनकी विशेषताएं कौन कौन सी है, विद्या की उत्पत्ति कहाँ से, शिक्षा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, शिक्षा का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। आगे आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक। फिलहाल आज हम बात करते हैं कि भारतीय दर्शन के अनुरूप शिक्षा क्या तात्पर्य है। तो आचार्य शंकराचार्य जी कह रहे हैं सविद्या या विमुक्त है, यानी विद्या ऐसी होनी चाहिए जो हमें मुक्ति दिलाए, अर्थात विद्या का तात्पर्य ज्ञान से, मुक्ति दिलाने से। तो यहाँ पर मुक्ति का तात्पर्य जन्म मरण की जो ये प्रक्रिया होती है, यानी व्यक्ति पहले जन्म लेता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर वो मुक्ति यानी मोक्ष प्राप्त करता है। तो यहाँ पर मुक्ति का तात्पर्य जन्म मरण की प्रक्रिया से है, उससे मुक्ति पाने से है। अतः प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से जो भी शिक्षा प्रदान किया जाता था, जो प्राचीन भारतीय दर्शन थे, इन प्राचीन भारतीय दर्शन के माध्यम से शिक्षा का तात्पर्य या कॉन्सेप्ट यही बताया जाता था कि ऐसी शिक्षा प्रदान की
जाए जो बालक को मोक्ष प्राप्ति करने के लिए प्रेरित कर सकें, जिसके तहत व्यक्ति के अंदर आत्मा रूपी शाश्वत तत्व का उचित विकास हो। मतलब शिक्षा ऐसी हो, उस टाइम पे ये कहा जाता था कि शिक्षा ऐसी हो जिसके तहत व्यक्ति के अंदर आत्मा रूपी शाश्वत तत्व का उचित विकास हो, जिसके माध्यम से वो आत्मा यानी बालक आत्मा व परमात्मा में विलीन हो जाए और अपने अंतिम उद्देश्य यानी आत्म अनुभूति की प्राप्ति कर ले। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भारतीय प्राचीन जो ज्ञान परंपरा थी उसका मुख्य उद्देश्य था कि बालक को जन्म मरण के इस चक्र से आज़ाद कराया जाए। ऐसी शिक्षा दी जाए कि बालक अपनी आत्मा की अनुभूति करना सीख सके, वो आत्मा को परमात्मा में विलीन हो जाए और अपने अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति कर सके। तो दोस्तों प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित ये टॉपिक था। आगे आने वाली वीडियो में हम भारतीय प्राचीन ज्ञान परंपरा से संबंधित विशेषताओं और भी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ हमारे वर्क को अप्रिशिएट करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिल जाए और वो वीडियो आपको जल्दी से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।